नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी भली भांति होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए कहानी को करते हैं स्टार्ट। आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक नई फ्री सीरीज ऑन यूट्यूब। ये सीरीज है आपकी बीए, आप कह सकते हैं पॉलिटिकल ऑनर्स। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो हिंदी ऑनर्स लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है दोस्त? ऐसा है एक रीजन के कारण, क्योंकि मैंने हिंदी ऑनर्स की पूरी सीरीज कंप्लीट करा दी है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि आपके इस चैनल पर ये हिंदी ऑनर्स की पूरी सीरीज, जिसमें मैंने आपको कराया है BHDC 101 से लेकर आप कह सकते हैं 114 तक। बस इसमें एक सब्जेक्ट कोड अभी रह रहा है जिसमें कहानियां हैं, वो है शायद 109 है, शायद 110 है, आप चेक कर लेना। एक सब्जेक्ट कोड रह रहा है, बाकी लगभग सभी मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पर दी हैं। ये जो हिस्ट्री ऑनर्स की सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं दोस्त, इसमें टोटल आपको कितनी क्लासेस मिलेंगी तो आप हैक मान जाएंगे कि सर टोटल हमें यहाँ पर 28 क्लासेस मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। 28 क्लासेस मिलेंगी इस हिस्ट्री ऑनर्स की सीरीज में। अब आप कहेंगे सर इसमें 28 क्लासेस का क्या सेंस है? यहाँ पे समझिए कि जो 28 क्लासेस मैं आपको दूंगा वो इस तरीके से होंगी आपकी कि BHIC 101 से लेके 114 तक आपके 14 सब्जेक्ट कोड हैं, और हर सब्जेक्ट कोड के अंदर एक इंग्लिश मीडियम की क्लास और एक हिंदी मीडियम की क्लास आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। यही चीजें आपको क्या करनी है दोस्त, समझ के चलनी है। बात समझ में आई या नहीं आई बताइए। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले आज जो बात करेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास की करेंगे, और देखिए कितने बेहतरीन टॉपिक्स मैंने यहां पर रखे हुए हैं। ये वो टॉपिक है जो एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट टॉपिक होते हैं। बार बार इन्हीं टॉपिक से एग्जामिनर क्या करता है, सवाल पूछता है ना। अब देखिए जरा ध्यान दें। सबसे पहले है डिफाइन द टर्म न्योलिथिक पीरियड। भाई न्योलिथिक पीरियड क्या होता है आपका, है ना। इसके अलावा मेन फीचर्स, मुख्य विशेषता पैलियोलिथिक कल्चर की, इसके अलावा मेगालिथिक कल्चर। ये 3 कल्चर के अलावा एक कल्चर और है जिससे एग्जामिनर सवाल पूछता है, वो है आपका मीसोलिथिक कल्चर। क्या है? मीसोलिथिक कल्चर, यानी कि आप इसको कह सकते हैं मध्य पाषाण काल। क्या कह सकते हैं? मध्य पाषाण काल। इनका सही क्रम क्या है मैं आपको बता देता हूं। 3 ही कल्चर है हमारे दुनिया में जो हुए हैं, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक के बाद मीसोलिथिक, मीसोलिथिक के बाद आप कहेंगे सर नियोलिथिक। ये जो आपके 3 कल्चर हुए हैं, ये पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये जो मेगालिथिक कल्चर है ये बिल्कुल अलग कल्चर है, क्योंकि यहाँ पर मेगा यानी कि बड़े बड़े और लिथिक मतलब पत्थरों का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाई गई थी, बिग स्टोन स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाए गए थे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, आप कह सकते हैं मेगालिथिक कल्चर। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, और आपको पता है हम कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सबसे पहले कोड में एंशिएंट हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें उनकी जानकारी लेने के लिए 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। एक आर्कियोलॉजिकल होते हैं, एक आपके लिटरेसी वाले होते हैं, लिटरेचर वाले होते हैं। तो लिटरेचर सोर्सेज आपसे बहुत कम पूछे जाते हैं। कौन से पूछे जाते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिनमें आपकी सभी चीजें आती हैं। इमारतें हो गई, आपकी बिल्डिंग्स हो गई, आप कह सकते हैं पोर्ट्स हो गए, मृदभांड हो गए आपके, ठीक। ये सभी चीजें मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो संगम लिटरेचर है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, साउथ इंडिया जो है इसकी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है संगम साहित्य है। फिर मैं अर्थशास्त्र एक आपको बताऊंगा किस तौर पर जो लिटरेचर सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें अर्थशास्त्र मेगास्थनीज की इंडी के पुस्तक दोस्तों, मेगास्थनीज की इंडी का जो पुस्तक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और सम्राट अशोक जो कि एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। इसके अलावा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्त, है ना। इस पर आपको जो भी कंटेंट मिलता है, जैसे मान लीजिए गेस्ट पेपर है, नोट्स हैं, या फिर शॉर्ट असाइनमेंट PDF है, वो पेड फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ पर आप टीम को ये कह के परेशान ना करें, कुछ फ्री मिल जाएगा। फ्री में क्या है दोस्त, यहाँ पर हमारे पास टेलीग्राम पर ढेर सारी PDF हम डालते हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन जो एजुचक्र एप्लीकेशन है, वहां पर भी आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में लगभग हजारों PDFs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है दोस्त। बताइए, यहां तक किसी को आप में से दिक्कत या परेशानी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। अब चलते हैं आगे। अब बहुत फास्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, इस क्लास का रिवीजन सा कर लेंगे। सबसे पहले न्योलिथिक कल्चर। न्योलिथिक कल्चर को न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, और मैंने आपको बताया था कि ये होता है PMN। तो सबसे लास्ट वाला कल्चर कौन सा है? न्योलिथिक पीरियड है। खास बात क्या है इस पीरियड की, ये ट्रांजिशन पीरियड है। ये ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें बहुत सारे क्या हुए दोस्त, चेंजेस हुए ह्यूमन सोसाइटी में, ह्यूमन नेचर में। क्या चेंजेस हुए दोस्त? यहां पर लोग जो हैं वो शिकारी और गैदरिंग से अलग हट गए। हंटिंग और गैदरिंग वो कहां करते थे? पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक पीरियड में जो ह्यूमन था उसका 2 ही काम था, भाई शिकार करना, और शिकार करके क्या करना, खाने पीने की वस्तुएं, आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करना,
ठीक है, जो भी आपके वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह है उनको इकट्ठा करना, खाने का बंदोबस्त करना। और हंटिंग यहाँ पर क्या था, मेन एक्टिविटी थी। लेकिन अब न्यू स्टोन एज है तो कुछ तो नया होगा। अब न्यू स्टोन एज में आपका एग्रीकल्चर का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, आप कहेंगे सर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर के साथ साथ जो व्हील है ना, पहिए का आविष्कार यहीं पर हुआ दोस्त। इसके साथ साथ आप कहेंगे यहां पर जो लोग हैं वो आप कह सकते हैं स्टेबल हो गए, या फिर आप कह सकते हैं एक जगह रहने वाले लोग, क्या कह सकते हैं आप, ड्वेलर्स, है ना। यहां पर आप क्या कह सकते हैं, यहां पर वो ड्वेलर्स बन गए, यानी कि वो स्थायी निवासी बन गए। अब एक जगह रह के बस्तियों में रहने लगे, है ना, लोग समूह में रहने लग गए। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहां पर जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे न्यूलिथिक पीरियड में, वो पॉलिश्ड स्टोन से बने होते थे। मतलब यहां पर मनुष्य ने यह भी सीख लिया था कि पत्थरों से सिर्फ औजारों को बनाया ही नहीं जा सकता, बल्कि उन पत्थरों के ऊपर पॉलिश करके, रंग करके क्या किया जा सकता है, उनको पॉलिश्ड भी किया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर जो प्लांट्स है और एनिमल्स है, जैसे सबसे पहले एनिमल आपको पता है कौन सा पाला गया था, आपको पता होना चाहिए। एनिमल्स में सबसे पहले आपका डॉग, तो कुत्तों को पाला जाने लगा। इसके अलावा आप देखिए दोस्त, पोएट्री मेकिंग का क्या मतलब है, यहाँ पर पोएट्री मेकिंग का मतलब है कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। और विलेज सेटलमेंट, अब जब खेती होने लगी, व्यक्ति एक जगह रहने लगा है और आप कह सकते हैं एक अच्छा सभ्य इंसान बनने की कोशिश में है, तो छोटे छोटे गांव भी बसने लगे। तो ये है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूलिथिक पीरियड। अरे क्या आपको बात समझ में आती है जो मैं बताता हूं? हाँ देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। लगभग हमारी 50% ऑडियंस ऐसी है जो हमसे पढ़ती है पर हमारे चैनल से जुड़ना नहीं चाहती, सब्सक्राइब नहीं करती वो। तो आप ये कहना ना पड़ना चाहिए हमें। आप क्या कीजिए, जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्त। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, न्यूलिथिक पीरियड हो गया आपका। आगे चलते हैं। न्यूलिथिक के बाद है मेन फीचर्स ऑफ पैलियोलिथिक। अब ये जो है सबसे पुराना, सबसे फर्स्ट पीरियड जो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन या फिर ह्यूमन एवोल्यूशन का, वो क्या है, यही तो फर्स्ट पीरियड क्या है, ह्यूमन एवोल्यूशन का, पैलियोलिथिक पीरियड। हिंदी में कहते हैं पूरा पाषाण काल। इसकी खास बात क्या है, इसे कहा जाता है ओल्ड स्टोन एज। ये लगभग आपकी 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 10,000 BCE तक आपकी क्या रही है, इसका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर और आप कह सकते हैं 10,000 BCE ईसा पूर्व तक इसका पीरियड रहा है। खास बात ये इसकी 6 जो मैं आपके लिए पॉइंट वाइज लेके आया, स्टार लगा लेना इस बात पे, और इन्हें आप पेपर में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके आएंगे। ठीक है, अब देखिए स्टोन टूल्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यहां पर देखिए हैंड एक्सिस का इस्तेमाल, क्लीवर्स का इस्तेमाल, स्क्रैपर्स का इस्तेमाल, चॉपर्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये सभी स्टोन टूल थे। मतलब सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर जो भी हथियार औजार बनाए गए थे वो पत्थर के बनाए गए थे। उनमें बेसिक यही थे, आपके एक्सिस, कुल्हाड़ी वगैरह, दरांती वगैरह, खुरचनी वगैरह, ये सब आप याद रखनी है। इसके अलावा हंटर गैदरर लाइफस्टाइल, तो यहाँ पर इनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो करते थे शिकार और इकट्ठा करते थे खाने पीने की वस्तुएं। ये मैंने आपको बताया था। ये कल्चर कहाँ जाकर समाप्त हो गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लिंक करते जाएंगे सभी पीरियड्स को। न्यूलिथिक पीरियड में ये कल्चर क्या हो गया था दोस्तों, बंद हो चुका था, हंटर वाला। फिर आता है नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ का क्या मतलब है दोस्त, यहां पर लोग जो है गुफाओं में रहते थे और उनके जो शेल्टर्स होते थे, घर होते थे, वो पत्थरों के बने हुए होते थे। ठीक है, मूविंग फ्रीक्वेंटली सर्च ऑफ फूड, और लगातार बंजारों की तरह खाने की खोज में क्या करते रहते थे, घूमते रहते थे। जैसे आपने भीमबेटका की गुफा सुना होगा MP के अंदर, है ना, भीमबेटका की गुफा सुना है, अजंता अलोरा की गुफाएं सुना है। ये लगभग पैलियोलिथिक पीरियड का ही समय है जब लोग गुफाओं में रहते थे। गुफाओं के अंदर आप देखिए चित्रकारी भी करते थे। आगे चले, अर्ली नॉलेज ऑफ फायर। यहां पर लोगों ने आग का आविष्कार कर लिया था खाने को पकाने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से आग का इस्तेमाल नहीं जानते थे। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के अंदर जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उसमें आपको ढेर सारी चित्रकारी मिल जाएगी, रॉक पेंटिंग मिल जाएगी। ये इन पेंटिंग्स के अंदर जैसे शिकार करने का कोई सीन है कि कोई मनुष्य किसी जानवर का शिकार कर रहा है, तो वो क्या किया गया है, आप देखिए प्राकृतिक रंगों से बनाने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं है कि आप सोचोगे सर मोनालिसा जैसे शानदार पेंटिंग होगी, लेकिन हाँ स्टार्टिंग आप कह सकते हैं इनिशियल पेंटिंग्स मिल जाएंगी। इसके अलावा इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एक है आपका लोअर, एक है मिडल, एक है अपर पैलियोलिथिक पीरियड। 3 हिस्सों में इसको बांट देते हैं ताकि हमें पता चल जाए किस बेस पर बांटा है, टूल मेकिंग के बेस पर, कि टूल्स कैसे अपग्रेड हुए। भाई फर्स्ट पीरियड में थोड़े बहुत अपग्रेड थे, सेकंड में और अपडेट हो गए, और जब आपका अपर लेवल आया तब यहाँ पर इनके टूल्स काफी अच्छे बेहतर लेवल के हो गए थे। लेकिन क्या टूल्स पे पॉलिश की बात यहाँ कहीं भी आई? नहीं आई। कहीं एग्रीकल्चर की बात आई? नहीं आई। पहिए के आविष्कार की बात आई? नहीं आई। लोगों का आपने एक जगह रहकर जीवन व्यतीत करना, बस्तियां बनाना, टाउन्स में रहना, ऐसा कोई जिक्र है? नहीं है, क्योंकि ये सबसे पुराना काल है। क्लियर? आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए मेगालिथिक कल्चर। द मेगालिथिक कल्चर जो है दोस्त, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, मेगालिथिक कल्चर। 2 शब्द है इसमें, ध्यान से समझ लेना इस चीज को आप। एक है मेगा और एक शब्द है आपका लिथिक।
एक मेगा है, लिथिक है। मेगा का मतलब होता है दोस्त बिग, और लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन। तो जहां पर बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, ऐसे पीरियड को हम क्या कह जाते हैं, मेगालिथिक पीरियड कहते हैं। मेगालिथिक जो पीरियड है आपका लगभग आयरन एज से रिलेटेड है। आयरन एज जब आयरन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लोह युग इसको कहते हैं, लोगों ने आयरन का आविष्कार कर लिया था। यहां पर जो है बरिंग द डेड अंडर लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स। तो मेगालिथ इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पर डेड बॉडीज को जब दफनाया जाता था तो उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी पत्थरों की क्या बनाई जाती थी, संरचना बनाई जाती थी। इसे ही मेगालिथिक कहते हैं। जैसे आज के समय आप देखेंगे मुस्लिम धर्म के अंदर कब्र बनाई जाती हैं, उसी तरीके से उस समय मेगालिथिक कल्चर का नाम मेगालिथिक इसलिए पड़ा क्योंकि जब कोई मर जाता था तो उसको दफनाकर उसके ऊपर बहुत विशाल विशाल बड़े बड़े पत्थरों की संरचना बना दी जाती थी। इट इज फ्लरिश इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कब से कब तक ये पीरियड रहा, लगभग 1000 बीसीई से लेकर 300 बीसीई का जो पीरियड है ये प्योरली आपका एंशिएंट इंडिया ही है दोस्त, ये आपको याद रखना है। इसके भी की फीचर्स लगभग 5 मैं आपके लिए लेके आया हूं, इस पर स्टार लगाइए। सबसे पहली बात तो इसके पहली विशेषता ये है मेगालिथिक बरिल्स। मैंने आपको बताया यहाँ पर अभी बताया कि यहाँ पर जो कब्रें होती थी उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों की संरचना, बिग स्टोन स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। आयरन टूल्स का इस्तेमाल यहाँ पर होने लगा था क्योंकि आयरन एज का ही एक पार्ट है, आयरन एज का ही एक पार्ट है मेगालिथिक पीरियड, जहां पर वेपन्स, एग्रीकल्चर और डेली लाइफ में आयरन का बहुत ज्यादा यूज है। इसके अलावा ब्लैक एंड रेड वेयर पोइट्री, मतलब सिर्फ इतना सा है कि पोइट्री फाउंड इन बरिल साइट। जब हम कब्रों को खोदते हैं तो वहां पर हमें क्या दिखाई देते हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं जो कि आप देखिए किस कलर के हैं, काले और लाल कलर के आपको देखने के लिए मिलेंगे। सेटल्ड कम्युनिटी, अब देखिए सेटल्ड के, क्योंकि मेगालिथिक पीरियड जो है न्यूलिथिक पीरियड के बाद है, तो यहां पर कम्युनिटी एक जगह रहने लगी थी, खेती करने लग गई थी, और आप देखिए कैटल डोमेस्टिकेशन, और सीधी सी बात है भेड़ बकरियों को पालने लग गई थी। इंपोर्टेंट साइट्स की बात करें जो मेगालिथिक पीरियड की, ज्यादातर आपको साउथ की देखने के लिए मिलेगी, या फिर मिडिल इंडिया की बात करेंगे हम यहाँ पर, है ना, जो आपका पठारी क्षेत्र है ना, डेक्कन प्लेट्यू क्षेत्र है या फिर मिडिल इंडिया है, वहां के सारे क्षेत्र मेगालिथिक में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें है आपका कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, ये सभी चीज, ठीक है। और विदर्भ रीजन जो है महाराष्ट्र का, विदर्भ साम्राज्य जो था वो भी मेगालिथिक कल्चर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ज्यादातर सेंट्रल और मिडिल इंडिया आप कह सकते हैं। डन। नेक्स्ट, बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे अशोका के बारे में, है ना। देखिए अच्छा खासा भी कंटेंट बचा हुआ है आपका, ठीक, तो जितना मैं करा सकता हूं मैं आपको कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी लेने की नहीं है जरूरत। देखिए अशोका की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो आपका 268 से 232 बीसीई के बीच का रहा है ना। इसके अलावा आप कह सकते हैं ये तीसरे एम्परर रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी के। अब आप देखिए मौर्य साम्राज्य अगर तीसरे रहे तो 2 इससे पहले कौन से रहे हैं भाई, एक तो आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम हम सभी ने सुना ही है दोस्त, जिन्होंने क्या की थी, मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत की थी। फिर इनके जो पुत्र थे जिनका नाम था आप कह सकते हैं बिंदुसार, तो बिंदुसार जो थे उनके बेटे थे आपके अशोक, सम्राट अशोक जिन्हें आप कहते हैं। ग्रेटेस्ट रूलर्स रहे हैं, काफी रीजन है इसके, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो कलिंग का वॉर इन्होंने जीता था। कलिंग उस समय किसको कहा जाता था, उड़ीसा को कहा जाता था दोस्त, किसको कहा जाता था, उड़ीसा को। तो इस कलिंग वॉर के बाद ही इतनी वॉयलेंस इन्होंने देखी, इतनी वॉयलेंस देखी कि उसके बाद इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये चीजें भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। हालांकि जीत गए थे लेकिन खून खराबा देखकर इन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया और उसके बाद युद्ध का रास्ता छोड़ दिया। इसके अलावा इन्होंने एक अपना धर्म बनाया था, धम्म बनाया था दोस्तों, धर्म नहीं, क्या बनाया था, धम्म बनाया था, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें उठाकर डाली, जैसे शांति को लेके आना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और हमेशा हमें क्या करना है, बौद्ध धर्म के विचारों को आगे बढ़ाना है। इसमें उन्होंने क्या कहा, धर्म का प्रचार किया। एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, अपने प्रजाओं के लिए सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात यह कि अपनी प्रजाओं के लिए संदेश लिखित रूप में अगर प्रोवाइड करने किसी ने स्टार्ट किए थे, मैसेज प्रजा तक लिखित रूप में पहुंचाने की कोशिश यदि किसी ने की थी तो सम्राट अशोक ही थे, है ना। जिनमें आप देखिए रॉक पिलर एडिक्ट्स, ये आपने सुना ही होगा, अशोक स्तंभ एक दिल्ली के कुतुब मीनार के साइड में भी लगा हुआ है ना। उसके ऊपर क्या लिखे हुए थे आप देखिए, उसके ऊपर लिखे हुए थे मैसेजेस फॉर द पब्लिक। बुद्धिज्म पैट्रोनेज, जिसका क्या मतलब है, स्प्रेड बुद्धिज्म। इन्होंने ये सिर्फ यही जाना कि जो श्रीलंका है या फिर साउथ ईस्ट एशिया है, जिसमें आप देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, ये कुछ देश हैं जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, यहां पर बौद्ध धर्म को फैलाने का कार्य करने की कोशिश की अशोका ने। इसके अलावा इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था और हम इन्हें अशोका द ग्रेट के नाम से जानते हैं। लोएन कैपिटल इन्हीं की कही जाती है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर, डन। आगे चलते हैं, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। इंपोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन से होते हैं मैंने आपको बताए थे, मैं आपको फिर बता देता हूं। जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई वगैरह करते हैं
तो इतिहास से संबंधित ढेर सारी वस्तुएं हमें मिलती हैं जिनसे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। दीज आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इनमें बुक्स शामिल नहीं होती, ग्रंथ शामिल नहीं होते, एपिग्राफ शामिल नहीं होते, मतलब इसमें कोई भी लिखित सामग्री लिटरेचर वाली शामिल नहीं होती, क्योंकि लिटरेरी जो सोर्सेज होते हैं वो आपके अलग होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अलग होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आता है? इंस्क्रिप्शंस आते हैं, कॉइन्स यानी सिक्के, मॉन्यूमेंट्स यानी कि इमारतें, पोट्री यानी कि बर्तन, टूल्स और आपका एक्सकेवेटेड साइट्स, ये सभी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलें, चीजों को समझने की कोशिश करें। क्या आगे देखिए, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, पोट्री, टूल्स और आप कह सकते हैं एग्जिबिटेड साइट्स, ये सभी होते हैं। जैसे यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए डाले हर चीज के, जैसे प्री हिस्टोरिक और आप देखिए प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर की बात करें तो प्री हिस्टोरिक कल्चर कौन सा होता है? जिसमें बहुत सारी सामग्री हमें ऐसी मिल जाती है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पन सभ्यता की बात करें तो आप उसे प्री हिस्टोरिक में डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। प्रो हिस्टोरिक कौन सी होती है? प्रो हिस्टोरिक वो होती है जिसमें लिखी गई किताबें, बुक्स अवेलेबल है और उसकी लिपि को, उसकी स्क्रिप्ट को हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार के कल्चर का पता हमें कैसे चलता है? जैसे पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में भीमबेटका की गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है। न्यूलिथिक कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है मेहरगढ़। हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमें क्या मिलता है दोस्तों? ढेर सारा मोहनजोदड़ो, जिसे आप मृतकों का टीला भी कहते हैं, वहां से ढेर सारी हमें सामग्री मिल जाती है। तो ढेर सारी चीजें हैं जो क्या करती हैं, हमें बताती हैं। जैसे सम्राट अशोक ने ढेर सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, उनसे भी हमें एंशिएंट हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। ढेर सारे सिक्के जारी किए गए थे, हर शासक ने सिक्के जारी किए लगभग। तो इसमें आप देखिए गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल किया गया, इंडो ग्रीक पीरियड में भी क्या किए गए, कॉइन्स जारी किए गए। तो इन सिक्कों से भी काफी कुछ पता चल जाता है। मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स, आपको याद होगा कि बौद्ध धर्म में स्तूप बनाए जाते हैं, हिंदू धर्म में टेम्पल बनाए जाते हैं, और मैंने आपको बताया था पैलियोलिथिक पीरियड में लोग गुफाओं में रहते थे। ये सभी स्ट्रक्चर है जिनका अध्ययन करके भी हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा बरियल साइट्स एंड मेगालिथ, मैंने आपको अभी बताया कि मेगालिथिक पीरियड में जो डेड बॉडीज थी उनको बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर के नीचे दबाया जाता था, और इसी रीजन से जब उनकी खुदाई की गई तो खुदाई के बाद हमें ढेर सारे एविडेंसेस मिले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के। तो इन सभी चीजों से हम किसके बारे में जान सकते हैं? दीज आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। क्लियर दोस्त, यहां तक बात समझ में आपको आती है, नहीं आती? देखिए, इस क्लास को समझने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम कराते हैं एक रैपिड फॉर्म में समराइज। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक नहीं पता है तो आप हमारे एजुचेकर एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम बिल्कुल डिटेल में लेकर चीजों को चलते हैं। संगम लिटरेचर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो लिटरेचर होता है ये लिटरेरी सोर्स होता है ना। लिटरेचर जो पुस्तकें होती हैं इससे हमें क्या पता चलता है, हमें पुरानी चीजों का क्या पता चल जाता है कि कैसे थी, कहां थी। लेकिन ये संगम लिटरेचर पूरे भारत की जानकारी नहीं, बल्कि हमें साउथ इंडिया की, है ना, किसकी जानकारी देता है? साउथ इंडियन हिस्ट्री की ज्यादा जानकारी देता है। और ये 300 BCE से लेकर 300 CE के बीच, यानी लगभग 600 साल का जो पीरियड है, 600 ईयर्स का जो पीरियड है, जिसमें तमिल कविताएं लिखी गई हैं। और हमें किस किस की जानकारी देती है? चोल की, चेर की और पांड्य वंश की क्या देती है? जानकारी हमें देती है। इन 3 वंशों की जानकारी, जो उस समय दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे, सरदारियां थी, स्पेशली आप सरदारिया ट्राइबल पीपल कह सकते हैं, उनकी जानकारी हमें संगम लिटरेचर से मिलती है। किस किस चीज की जानकारी मिलती है? पॉलिटिकल हिस्ट्री की, सोसाइटी और वहां की इकोनॉमी की जानकारी मिलती है, व्यापार की जानकारी मिलती है, कल्चरल लाइफ की जानकारी, और कुछ मेजर टेक्स्ट की भी जानकारी मिलती है, कुछ किताबों की भी जानकारी मिलती है। अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो हमें पता चलता है कि साउथ में उस समय पांडे, चोल चेर पांडे आप इन्हें कह सकते हैं, CCP भी कह सकते हैं, PCC भी कह सकते हैं आप, ठीक है, या फिर CPC भी कह सकते हैं, जैसे मर्जी आप इन्हें याद कर सकें। इन तीनों वंश की जानकारी हमें मिलती है। पता चलता है उस समय लोगों का व्यवसाय क्या था, कैसे व्यापार करते थे, किस प्रकार की खेती करते थे, और साउथ इंडिया में कास्ट स्ट्रक्चर कैसा था। इसके अलावा हमें पता चलता है कि रोम से, ग्रीस से, साउथ ईस्ट एशिया, जैसे कि आप देखिए कावेरीपट्टनम से एक ऐसा बंदरगाह था, एक ऐसा पोर्ट था कावेरीपट्टनम, जिससे साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार किया जाता था। तो सब कुछ हमें पता चलता है किससे? संगम लिटरेचर से। कहां के बारे में? साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में। यह है क्या संगम लिटरेचर? तमिल भाषा में लिखी हुई कविताएं हैं। इन कविताओं का जब एक्सप्लेन करते हैं, मीनिंग निकालते हैं, तो हमें काफी कुछ पता चल जाता है। अब 2 महत्वपूर्ण, सबसे पहले अर्थशास्त्र। अभी मैंने आपको बताया था मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, मंत्री थे, जिनका नाम था कौटिल्य या फिर चाणक्य।
ठीक है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में सभी चीज की जानकारी देती है, जैसे स्टेट किस प्रकार का था, आप देखिए इकोनॉमिक्स कैसी थी, शासन कैसा था, और उस समय मौर्यों की मिलिट्री कैसी थी। ये किताब लगभग आप देखिए 400 सेंचुरी से लेकर आप कह सकते हैं मौर्यन पीरियड तक की जानकारी आपको देती है। इसमें हमें पता चलता है स्पेशली उस समय का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी थी, मिलिट्री स्ट्रेटजीज कैसी थी, लॉ एंड जस्टिस कैसा था, और फॉरेन पॉलिसीज का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। मतलब आप कह सकते हैं ओवरऑल नॉलेज ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य के बारे में लगभग सभी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। मेन बात यह है कि इसमें लगभग 50 आप कह सकते हैं बुक्स हैं, 15 बुक्स का समूह है आपका, कौन सी, अर्थशास्त्र पुस्तक, जो हमें स्पेशली तो मौर्यन डायनेस्टी की जानकारी देती है, उस समय की इकोनॉमिक्स की, उस समय की सोसाइटी की, उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पावर की, सभी की जानकारी आपको क्या मिलेगी, अर्थशास्त्र पुस्तक में लिखी मिलेगी। आगे चलें, बात करते हैं मेगास्थनीज की। अभी मैंने आपको फिर बताया था कि दोस्त की जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जिन्होंने क्या किया था, आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक उन्हीं के पीरियड में, उन्हीं के ही दरबार के अंदर एक आप कह सकते हैं यात्री आया था। उस यात्री का नाम था मेगास्थनीज, और इसने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका पुस्तक, जो मौर्यन साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। अब ये थे कौन, ये यूनान से, ग्रीक से आए थे, और किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर कौन थे, उस समय ग्रीक के आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रशासक थे। उन्होंने अपना एक राजदूत कहां भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, लगभग 4 सेंचुरी बीसी के आसपास। अगर परफेक्ट डेट जानने की कोशिश आप करेंगे तो लगभग 322 बीसीई के आसपास क्या किया था, इसको मेगास्थनीज को भेजा था। इसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया मेगास्थनीज ने, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को समझा, सोशल स्ट्रक्चर को समझा, इकोनॉमिक लाइफ को समझा। तो ये तो अर्थशास्त्र में भी था, इसे आप पीएसई से डिनोट कर सकते हैं दोस्त, है ना, या फिर एसईपी से भी, सितंबर याद रहेगा आपको। सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इन सभी की जानकारी हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। रिलीजियस प्रैक्टिस कैसी थी भारत में, वाइल्ड लाइफ और ज्योग्राफी कैसी थी, इन सभी की जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो पाटलिपुत्र जो थी उस समय राजधानी थी किसकी, मौर्यन प्रशासन की। इस सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो 7 क्लास सिस्टम आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें प्राइस्ट है, फार्मर है, हर्ट्समैन है, मतलब टोटल कितने थे, 7 क्लासेस थी सोसाइटी के अंदर। इन 7 क्लासेस का जिक्र आपको कहां मिलेगा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलेगा। एग्रीकल्चर, प्रोस्पेरिटी और ट्रेड, यहां पर व्यापार और आप कह सकते हैं खेती, दोनों ही चीजें हुआ करती थी। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में क्या था, इंडियन फिलोसोफर्स की बात करें तो ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क का सबसे ज्यादा योगदान था। तो रिलीजियस फील्ड को ज्यादा रूल किसने किया हुआ था, ब्राह्मण लोगों ने, जो हिंदू धर्म में मजबूत शक्ति बने हुए थे, और बुद्धिज्म में जो आपके वहां के मॉन्क्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं भिक्षु जो होते हैं बौद्ध धर्म के, उनका। तो ये सारी जानकारी हमें मेगास्थनीज से मिलती है। तो कितने क्वेश्चन आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ आप देखिए कौन सा पीरियड मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो इट मींस मौर्यन डायनेस्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये 3 क्वेश्चन तो आप देखें, ये तो डायरेक्टली इस एज से रिलेटेड है, एज से क्वेश्चन 100% एग्जाम में एक आता है, ठीक। इसके अलावा ये अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज, अशोक, ये मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। और ये जो है ये आपका सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी बताए और लिटरेचर सोर्सेज भी बताए। चलिए दोस्त, तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा इस क्लास में। ऐसी क्लासेस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।